नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। बात करेंगे कि आखिर विपक्षी एकता क्यों नहीं परवान चढ़ पा रही है और क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तू मैं जारी है। बात इस बात की भी करेंगे कि आखिर किस तरह से यह सारी विपक्षी एकता आखिर जाकर किस करवट बैठेगी। तमाम सवाल होंगे, तमाम जवाब भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका और मिस्र की विदेश यात्रा से देर रात लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कल शहडोल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ बिताएंगे पीएम वक्त। जानेंगे उनके मन की बात। दिल्ली वालों पर पड़ सकती है बिजली की मार। दिल्ली में बिजली की कीमतों में 10% का हो सकता है इजाफा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC ने पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने की दी अनुमति। अब सड़कों पर नहीं अखाड़ों में ही होगा कुश्ती दंगल। आंदोलनकारी पहलवानों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान। कहा कानून करेगा अपना काम। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन को लेकर पहलवानों ने सरकार पर जताया भरोसा। विपक्षी एकता की शिमला मीटिंग से पहले ही दिखी दरार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तू मैं जारी। कांग्रेस ने केजरीवाल पर लगाया जबरन अपनी शर्त मनवाने का आरोप। ममता ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। बीआरएस ने कहा सिर्फ एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने का यह कैसा विपक्षी एजेंडा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अब तक 6 लोगों की मौत, 10 अन्य लोग हुए घायल। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज भी बारिश होने की संभावना। और आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर की छापेमारी। शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में एनआई की छापेमारी जारी। और सबसे पहले बात करते हैं कि पहलवानों का दंगल अब खत्म हो गया है और अब अखाड़ा में ही कुश्ती होगी। यानी कि जो जिसकी जगह है वो वहीं रहेगी। अब सड़कों पर इस तरह का आंदोलन नहीं होगा और धरना खत्म हुआ है। अब सिर्फ अखाड़े में कुश्ती होगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है, इस बात का ऐलान हो गया है। महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने इस बात का ऐलान किया है कि अब आंदोलन जो है उसको समाप्त कर दिया गया है और यह आंदोलन अब जारी नहीं रहेगा। इनका कहना है कि अब अपनी लड़ाई सड़कों पर नहीं अदालत में लड़ी जाएगी। न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। तो लड़ाई सड़कों पर नहीं, अब अदालत में लड़ी जाएगी। न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये कहना है पहलवानों का। पहलवानों ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। साक्षी मलिक ने लिखा है, ट्वीट किया है कि सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे के मुताबिक यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह अब कोर्ट में जारी रहेगी। तो कोर्ट में पहलवान लड़ाई लड़ेंगे और कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है। सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा, यह साक्षी मलिक ने लिखा है। इस बीच असम कुश्ती संघ की याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को होने वाले रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव पर रोक लगा दी है।
याचिका में कहा गया है, ये मांग की गई है कि वे WFI से के सदस्य के रूप में मान्यता के हकदार हैं, लेकिन तत्कालीन कार्यकारी समिति ने सिफारिश के बावजूद ऐसा नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगा दी। वहीं पहलवान अब वापस कुश्ती के मैट पर लौट आए हैं। विनेश फोगाट अगले महीने बुडापेस्ट में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो यानी कि सब कुछ फिलहाल जो है वो ठीक ठाक इस लिहाज से भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन के साथ साथ कुश्ती को जो नुकसान हो रहा था उस पर तमाम सारे लोग परेशान थे। साक्षी मलिक ने क्या कुछ ट्वीट किया है, आइए वो आपको दिखाते हैं। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया कि सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए थे उन पर अमल करते हुए उस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज FIR की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण कर दी है, कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। दूसरा ट्वीट है कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होना तय है और इसके संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल एक अपडेट जरूर दे दें कि 11 जुलाई को सरकार के वादे के अनुसार इस पर कुश्ती संघ का जो चुनाव था वो होना था, लेकिन असम कुश्ती संघ जो कि उसकी एक हिस्सा है, फेडरेशन का एक हिस्सा है, उसने गुवाहाटी हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई कि उनको इस चुनाव से बाहर किया गया है और उनकी जो मांग है उसको नहीं माना गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और ऐसे में कोर्ट ने उनके इस मामले पर विचार करते हुए फिलहाल जो ये चुनाव होने वाला था रेसलिंग फेडरेशन का 11 जुलाई को, उस पर अदालत ने रोक लगा दी है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि कम से कम पहलवानों ने जो धरना है वो खत्म कर दिया है और कुश्ती के मैट पर अब वो वापस लौट आए हैं। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार इस पूरी खबर पर धीरज माफ कीजिएगा, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा गौरव हमारे खेल संवाददाता, इस पूरी खबर को उन्होंने कवर भी किया है और इस पूरे जो रेसलिंग फेडरेशन के साथ में जो टसल चलता रहा, जो बृजभूषण शरण सिंह के साथ पहलवानों का टसल चलता रहा, उस पर आपने गौरव शुरू से नज़र बनाई हुई थी, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। ये भी समझना चाहेंगे गौरव आपको कि जो एक सबसे बड़े परेशानी का सबब था और जो तमाम लोगों की चिंता का विषय था कि इस पूरी सियासत में कहीं ना कहीं जो कुश्ती का खेल था उसको नुकसान हो रहा था, कम से कम वापस ट्रैक पर कुश्ती लौटी है अब। बिल्कुल निखिल, इस बात का जो जवाब होना चाहिए वो वाकई बहुत राहत भरा है, क्योंकि ये जो एक बात थी ये शायद बहुत से पहलवान जो थे जो कि इन मुद्दों से शायद जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन वो भी इस बात को सामने रख रहे थे कि सब कुछ जो है कुश्ती जो है वो अपने खेल के लिए जानी चाहिए, ना कि धरने प्रदर्शन के लिए जानी चाहिए। क्योंकि सबको मालूम था कि ये एशियन गेम्स जो हैं वो अब से कुछ महीने के बाद एशियन गेम्स रहेगा और अगला साल हम जानते हैं कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक रहेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जो कुश्ती है वो अपने वापस ट्रैक पर लौटे। तो जिस तरह का जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहना चाहिए जो 7 जून के बाद से जिस तरह से सरकार और धरना दे रहे पहलवानों के बीच में जिस तरह का जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बने हैं वो उसने एक पूरे माहौल को जो है वो बदला है। हमने कई पहलवानों से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि विवाद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सामने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का विवाद जिससे पूरा की पूरा एक गेम जो है वो कहीं ना कहीं उससे कोई किसी को नुकसान पहुंचे, वो उस विवाद का खत्म होना वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सभी के दिलो दिमाग में ये था कि जो पहलवान हैं वो प्रैक्टिस पर लौटें, वो अपने आगामी टूर्नामेंट्स की तैयारी पर लौटें और आगामी जो तैयारी है उनको देखें। तो उस दिशा में एक बहुत बड़ी राहत भरी तस्वीर है और ये राहत भरी तस्वीर इसलिए सामने आई है क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अथक प्रयास किया, 7 जून की जो वार्ता थी उसमें पहलवानों को जिस तरह से बुलाया गया, उनसे बात की गई, उनसे तमाम उनके मुद्दों को समझा गया, इसके अलावा उनकी जो तमाम चिंताएं थी उसको न केवल समझा गया बल्कि ग्राउंड लेवल पे आकर के उसको दूर भी किया गया। खास तौर से इसमें बड़ी बात यह है कि जो धरना देने वाले जो पहलवान थे उनके द्वारा जो 6 पहलवान थे उनके द्वारा एक लिखित में इस बात को दिया गया केंद्रीय खेल मंत्री को कि जो ट्रायल्स हैं
उसकी तारीखों को, जो एशियन गेम्स के लिए ट्रायल्स हैं उसमें उनको जो है वो थोड़ी सी छूट दी जाए और उनके लिए जो ट्रायल्स की तारीखें हैं उसको आगे बढ़ाई जाए। तो उस दिशा में भी आईओए ने काम किया और इस बात को जो है वो ओसीए तक पहुंचाया, यानी कि ओलंपिक जो परिषद है एशिया की उसके समक्ष रखा। उधर से भी एक कहना चाहिए कि एक सकारात्मक जवाब जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। दो बातें आपसे समझना चाहेंगे गौरव, दो बातें समझना चाहेंगे। विनेश फोगाट एक इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बुडापेस्ट जा रही हैं, खिलाड़ी वापस रिंग में अब मैट पर वापस आ गए हैं, कितना रिएक्शन किस तरह का इसको लेकर के है? और जो इतने दिनों से कुश्ती रुकी हुई थी कहीं ना कहीं उसमें एक जो संघर्ष का दौर दिख रहा था, उसके बाद हम वापस चमक सकेंगे, इस बात की कितनी उम्मीद है? देखिए, बाकायदा उसके लिए ट्रायल्स जो हैं वो लगातार जारी थे। भले ही जो धरना प्रदर्शन था वो एक तरफ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस का जो दौर था वो उसको कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने दिया गया था। सरकार के द्वारा जो एडहॉक कमेटी जो कि कुश्ती के जो ट्रायल्स थी वो जो करवा रहे थे और जो कुश्ती की जो देखरेख कर रहे थे उन्होंने लगातार इस कड़ी में काम किया और लगातार जो अभ्यास थे वो जारी रखे। लेकिन अच्छी और बड़ी बात यह है कि जो ओलंपियंस हैं, जो ओलंपियन के कहना चाहिए जो पहलवान रहे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सारे पदक जीते, वो जब वापस लौटे हैं, वो वापस जब मैट्स पर लौटे हैं और अब इंटरनेशनली अपने आप को सामने रखने के लिए खुद को तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एक तस्वीर है, शायद ये सबसे बड़ी जीत जो है वो सबसे बड़ी जीत जो है वो खेल की हुई है, कुश्ती की हुई है। क्योंकि इस दिशा में कुश्ती का खेल जो है वो काफी प्रभावित हुआ था। लेकिन अब जबकि जिस तरह से बजरंग पूनिया अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, साथ ही साक्षी मलिक जो है वो अपनी फिटनेस पर काम कर रही हैं और खेल की जो बात है, सिर्फ खेल की 7 जून के बाद से सिर्फ खेल की बात हो रही है। सिर्फ उनके द्वारा ये बात रखी गई कि हमें ट्रायल्स के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें। हम बेहतर ट्रेनिंग के लिए ये भी बात कही गई कि हम एक बार बेहतर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे हम वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से और वहाँ पे जो साथी जो पहलवान जो टेक्निक्स होती हैं उनको समझ सके। तो शायद ये जो बातें हैं, इन बातों का सबसे ज़्यादा मोल होता है, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर आप अपनी बातों को सामने रखते हैं और एक खिलाड़ी के तौर पर जो चिंताएं होती हैं, मेडल्स को लेकर के जो आपकी चिंताएं हैं, वो जब आपके लिए सामने आती हैं इस रूप में, तो यही एक बड़ी बात होती है और ये सबसे बड़ी एक कहना चाहिए कि जीत हुई है खेल की, कुश्ती की। जी बिल्कुल, आपने ये बात जो कही कि ये कुश्ती की जीत हुई है, ये एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर सब चाह रहे हैं कि हमारे जो अब तक चमक बिखेरी है हमारे पहलवानों ने, एक बार वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में वापस लौट रहे हैं। और अब जिस तरह से एशियाई खेल और जो दूसरे तमाम जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो सामने, उसमें एक बार फिर से जो कुश्ती के रिंग में हमारे जो पहलवान हैं अखाड़े में एक बार फिर अपना दम दिखाएंगे, इस बात की हम सभी को उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गौरव। और एक बार बात करेंगे कि किस तरह से विपक्षी एकता जुड़ने से पहले टूटने के कगार पर दिख रही है, क्योंकि तमाम जो तू मैं और जो दावे प्रतिदावे वो सब जो किए जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। विपक्षी एकता की अगर बात करें, पटना की विपक्षी एकता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने बताया था दलों का नहीं दिलों का महागठबंधन, लेकिन एकता में क्यों पड़ी फूट, लोग पूछ रहे हैं सवाल। बिहार में 15 विपक्षी दलों ने इस मीटिंग को बताया था संपूर्ण क्रांति पार्ट 2, लेकिन दलों के बीच आपसी मुद्दे बने टकराव की असल वजह। दिल्ली अध्यादेश को मिशन 2024 बना चुके केजरीवाल ने कांग्रेस से मांगा था समर्थन, लगाया था कांग्रेस पर एकता तोड़ने का आरोप। अब कांग्रेस ने लगाया है आप पर भरोसा तोड़ने का आरोप। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर एकता तोड़ने का आरोप लगाया, कहा जानबूझकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बना रही है निशाना। तो एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अजय माकन ने खुला आरोप लगाया कि जेल जाने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल तोड़ रहे हैं विपक्ष की एकता। यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेल जाने से बचने के लिए सारी जो कवायद है वो अरविंद केजरीवाल की। उधर केसीआर की पार्टी बीआरएस ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है। किसी को पद से हटाने और अपनी पसंद को बिठाने के लिए नहीं होने चाहिए विपक्षी एकता, ये बीआरएस का कहना है। केसीआर की तरफ से ये स्टेटमेंट है। केसीआर ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को पदच्युत करने के लिए और किसी को किसी पद पर बैठाने के लिए। केटी रामाराव आज भी जारी रखे हैं तीसरी मोर्चा बनाने की कोशिश। 23 जून को की पटना मीटिंग में 15 विपक्षी दलों के एजेंडे में सिर्फ पीएम मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर हुई थी चर्चा। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि बाकी मुद्दे पर शिमला की मीटिंग में होगी चर्चा, लेकिन सवाल है कि कितने दलों ने इस एकता में दिलचस्पी दिखाई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा, तो केजरीवाल ने कांग्रेस पर मिली भगत का लगाया आरोप।
बीएसपी नेता मायावती को बुलाया नहीं गया, ममता बनर्जी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, केसीआर, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग को कहा नो। जेडीयू का दावा है कि जल्दी बनेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, शीट शेयरिंग के लिए तय होंगे मुद्दे, लेकिन क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां लड़ेंगी चुनाव, ये एक बड़ा सवाल। और अजय माकन ने क्या कुछ कहा है? अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने जो आज कहा है वो कोई पहली बार तो कहा नहीं। जिस दिन मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी की, उस दिन भी सुबह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया। दरअसल बात यह है बड़ी सीधी सी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता के हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में अनिला सिंह जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं इस पूरे विश्लेषण करने के लिए। एक और खास मेहमान संजीव कौशिक जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उसके पीछे का जो एजेंडा, या ये कहें कि जो अब लड़ाई झगड़ा सामने आने लग गया है, उसके पीछे ये है कि सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं। और स्वार्थ भी ये है कि जो सत्ता से बीजेपी को हटाना है, दरअसल समाज सेवा या जनता की सेवा वो उसके पीछे का एजेंडा नहीं है, जैसा कि बीआरएस ने कहा। निकले इन वर्षों में जब कभी भी आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते होंगे तो उनका एक पॉपुलर डायलॉग है, सब बिके हैं और सब मिले हुए हैं जी। तो ये सब बिके हुए हैं, सब मिले हुए हैं के बाद में उनका जो डायलॉग पिछले दिनों से जो पॉपुलर हुआ है कि सब कट्टर ईमानदार हो गए। अब ये सारी चीज़ें आप देखिए कि जिन लोगों पे केजरीवाल जी इतने दिनों तक आरोप लगा रहे थे बिके हुए हैं, मिले हुए हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ में बैठ के वो पटना के इस महासम्मेलन में बैठे थे जहाँ जेडीयू की तरफ से कहा गया था, नीतीश की तरफ से कहा गया था ये दलों का नहीं दिलों का महागठबंधन है। अब ये दिल के कितने टुकड़े हो रहे हैं ये आपके सामने में है। जो अजय माकन ने ये आरोप लगाया है कि ये भी मिले हुए हैं तो ये जब सारे मिले हुए हैं तो फिर विपक्ष में है कौन, और कौन ये विपक्ष की एकता की बात कर रहा है। वैसे विपक्ष की एकता में मैं आपको ताज़ा एक खबर दे दूं कि विपक्ष की एकता के लिए उन्होंने यूपीए का नाम तो कम से कम हटा दिया है। अब यूपीए के बदले अब एनडीए वर्सेस पीडीए होगा, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा, जिसकी चर्चा शिमला में होगी। और ये सारे विपक्ष के दल जो 15 पार्टियों का वो समूह वहाँ पे थे मौजूद, वो इस नाम पे भी चर्चा करेंगे। उनको यूपीए के नाम से क्या प्रॉब्लम है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने एक तरह से यूपीए के नाम को खारिज कर दिया है कि एक तरह से कांग्रेस के लीडरशिप में ये एकता बन रही है। इस इंप्रेशन को हटाने के लिए ही शायद मेरी समझ से उन्होंने एक तरह से यूपीए के नाम हटा करके पीडीए किया है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जो सीधे सीधे एनडीए के इसमें होगा। लेकिन इसके साथ आपने अपनी रिपोर्ट में जो बता रहे थे रामाराव की, वो ये आप देखिए कि बीआरएस जो है भारतीय राष्ट्रीय उनका जो तेलंगाना टीआरएस का जो एक राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने बनाई थी उसके कार्यकारी अध्यक्ष है रामाराव। अब रामाराव जो ये बात कल उन्होंने बात रखी है वो बहुत मजेदार बात है कि उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से या किसी एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए और अपने आदमी को और अपने पसंद के लोगों को बैठाने के लिए अगर ये एकता है तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से देश को ठगने वाली बात है। अगर आम आदमी, देश के 145 करोड़ की आबादी, आम लोगों की इतने लोगों की समस्या, उनके एजेंडे को लेके अगर इस एजेंडे में कोई बात नहीं होती है और सिर्फ चर्चा पटना के 2.5 घंटे की मीटिंग में सिर्फ मोदी हटाओ और ये लोकतंत्र के बचाव के नाम पे ये स्लोगन गढ़ा जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आज की तारीख में थर्ड फ्रंट की जरूरत है। और इस थर्ड फ्रंट की कवायद में केसीआर अभी भी लगे हुए हैं। हो सकता है कि जिसमें से 8-9 विपक्ष की पार्टियां जो इसमें शामिल नहीं हुए थे, कल हो सकता है कि ममता बनर्जी के साथ में और दूसरे गुटों के साथ में वो थर्ड फ्रंट की एक रूपरेखा बना के लाए। तो मिशन 2024 का जो ये अभियान है, उस अभियान में लबोलबाब आप ये देखिए कि केजरीवाल जी अपना अध्यादेश को लेके एक अपना
मिशन 2024 का एजेंडा बनाए हुए हैं, तो कांग्रेस का अपना एक अलग एजेंडा है जो वो चाहती है। पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हम आम सहमति बना के नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ में हम एक मजबूत विपक्ष खड़ा करेंगे। लेकिन जी 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 इस बीच में हमारे साथ में हमारे खास मेहमान संजीव कौशिक जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। और आप जुड़े हैं, आप ही से सवाल कर ले कि ये जो तू महमा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मची हुई है, एक तरफ आप विपक्षी एकता की बात करते हैं और एक तरफ वहां जाकर लड़ते हैं, किस तरह से हो पाएगी विपक्षी एकता? देखिए, विपक्षी एकता बनी हुई है और इसमें किसी तरह की कोई लड़ाई की बात नहीं है। सारे विपक्षी एकजुट होकर के, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से संविधान विरोधी जो नीतियां हैं उसका विरोध करने के लिए एक मंच पे हाजिर है। और एक मंच पे जब अलग अलग विचारधारा और अलग अलग अपने सिद्धांतों को लेकर के जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीच में सामंजस्य बनाने में कठिनाइयां होती हैं। लोगों के अपने अपने एजेंडे हैं, अलग अलग पार्टी हैं, तो उस बीच में लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मंच पे जब आप इकट्ठे होते हैं और ये कहते हुए इकट्ठे होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों के खिलाफ हम इकट्ठे हो रहे हैं जो देश विरोधी हमें लगता है, तो निश्चित तौर पे उन सारे पार्टियों को एक दूसरे का साथ देना होगा और हर मसले पे साथ देना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन वो देते नजर कहाँ आ रहे हैं? वो कांग्रेस मना कर रही है आपको अध्यादेश पर, आप अध्यादेश को 2024 का एजेंडा बनाए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि नीतियां कुछ भी हो साथ आएंगे, लेकिन अलग अलग नीतियों के साथ में एक नीति ये भी है कि सत्ता पाना है, ये इनके इन प्रकारेण, तो कहां साथ में है, कहां? क्योंकि आप क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए तैयार हैं? राजनीतिक दलों का एजेंडा क्या होता है कोई बताएगा हमें? नहीं, जो आप क्या साथ में आने को तैयार हैं? सवाल ये भी है, राहुल गांधी के साथ आप आए हैं? मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको आना ही पड़ेगा। जब आप भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ की बात कर रहे हैं और उसी के आधार पे यदि आप गोलबंद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों पे आपके अलग स्टेट में कोई और मुद्दा हो या किसी और स्टेट की बात हो, आपको एक मुद्दे पे आना ही पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हैं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी, और बहुत सारे लोग ये बात आरोप लगा रहे हैं कि गिव एंड टेक की बात हो रही है, यहाँ सौदेबाजी की बात हो रही है, यहाँ कुरूपन की बात हो रही है, सवाल ये है कि आप जिनके विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं पूर्ण रूप से उनके विरोध में ही तो इकट्ठे होने की बात है। ये कौन सी बात है कि इस मुद्दे पे विरोध करेंगे, इस मुद्दे पे हम साथ में रहेंगे, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एजेंडे की बात कहां से आएगी? तो आपको दिल खोल के आपके ऊपर जब उस तरह की परेशानी होती है तो आप उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सारे संवैधानिक संस्थानों पे अपना कब्जा जमा रही है, और किसी और पार्टी पे यदि उसी तरह का आचरण हो तो आप उस पर यदि खुल के साथ आप बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता को समाप्त की गई या उनको सदन से बाहर किया गया, उस मुद्दे पे थे या नहीं थे? संविधान के विरोध में यदि कोई कदम उठता है तो निश्चित तौर पे उसमें अरविंद केजरीवाल भी उसके साथ में होते हैं। वही तो बात आपसे पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे समझाएंगे उनको? और जो बात, ये सवाल जब उठ रहा है तो ये तो उठेगा ही कि आपकी तमाम नीतियां, तमाम सारी चीजें आप एकमत नहीं है, बावजूद उसको सत्ता पाने के लिए एक साथ जुटे हुए हैं। इसे दूसरे तरह से परिभाषित भी किया जा रहा है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये डायरेक्ट नहीं कहा कि हम इस मुद्दे पे साथ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू इस पे सोचेंगे, बात करेंगे और फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे दिल्ली की इकाई, जिस दिल्ली से आप सत्ता से उन्हें पदच्युत कर देते हैं, पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से पदच्युत कर देते हैं, तो उसी इकाई की मजबूरी होगी, हम कहेंगे कि नहीं, हम इनके साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं और देखते हैं कि एक ऐसी पार्टी आ गई है जो सबको नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है, तो वो एक अलग एजेंडा होता है, उस एजेंडे के लिए अलग तरह की नीति बनती है। हम तो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मीडिया का कराधरा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आदत है कि छोटी मोटी बातों को हवा देकर के ये चाहते नहीं है कि कहीं से एक गठबंधन बने और एकता बने। चुकी ये गठबंधन की राजनीति इन लोगों ने शुरुआती दौर में खुद की है। 2 दर्जन से ज्यादा गठबंधन, अलग अलग दलों के गठबंधन से ही तो पहली बार सरकार बनी थी ना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। और अभी जिन भारतीय जनता पार्टी, आपको लग रहा है कि पहले कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन मना करते थे, अब चूंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी अपराजय दिख रहे हैं इसलिए उनको हराने के लिए गठबंधन बनाएंगे, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे। राजनीति में अपराजय कोई नहीं होता है। आखिर सारा गठबंधन किस लिए है? इसीलिए तो है ना कि उनको हराया जाए। और कोई दूसरा कारण है क्या? नहीं, क्या और कोई दूसरा कारण है क्या इसमें? ये तो सीधी साफ बात है, ये तो सीधी साफ बात है। चलिए अनिला सिंह को इसमें जोड़ेंगे फिलहाल। हाँ, चलिए आप अपनी बात कह लीजिए एक सेंटेंस में। जी, क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भी 60 साल से ज्यादा शासन किया, यहाँ पे लोगों ने उसको प्यार दिया। निश्चित तौर पे लगा लोगों को एक वोट आया, लगा वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ
कि बीजेपी सत्ता में है उनको हटाने के लिए आप सारे लोग गठबंधन कर रहे हैं। इसका जवाब अनिला सिंह से ले लेते हैं। अनिला सिंह, कहीं नहीं, अब अनिला सिंह से इसका जवाब लेते हैं। अनिला सिंह, आपको लगता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, अगर कहा जाए, क्योंकि सत्ता पाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है और जो तमाम नीतियों रीतियों की बात कही जा रही है कि हमारी नीतियां कुछ अलग है, उसके बावजूद हम कौन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, एक साथ आएंगे, आपको कितना सही लगता है ये? मेरी सबको राम राम। और जो तमाशा हम लोगों ने देखा 23 जून को पटना में, वो मैं कहूंगी कि एक सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं था। ये बात दूसरी कि ये लोग तय कर लें कि उस सर्कस में एक्रोबैटिक्स कौन कर रहा था और जोकरी कौन कर रहा था। परंतु आप पूरी बैठक देख लीजिए, आपको एक चीज समझ में आएगी कि राजनीतिक दल, खासतौर से 4 राजनीतिक दल जो है, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे थे। और बात इतनी बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। जब बैठक हो रही थी उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में जो इनके मेन मुख्य चेहरा हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो वहां पर कलकत्ता में कह रहे थे कि टीएमसी जो है चोरों की पार्टी है। तो यानी सीधे सीधे वो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी चोर है। और वो पटना में बैठी थी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। जब अरविंद केजरीवाल जी अपनी बात कहते हैं ऑर्डिनेंस के लिए, तो हमने देखा अमर अब्दुल्ला कहते भाई 370 जब हट रहा था तब क्या आप सो रहे थे? तो आप ये सोच लीजिए कि फिर शरद पवार जी बीच में उठते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए ऐसे हमारा उदाहरण लीजिए ना, देखिए ना उद्धव ठाकरे ने और हमने कितने प्यार मोहब्बत से सारी सरकार चलाई। अरे कहाँ प्यार मोहब्बत दिखती है? अब जब वीर सावरकर जी को लेके कांग्रेस या आपके नेता जो है उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, तो उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक दल है वो कहते हैं नहीं, वो तो वीर सावरकर जी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, पहले तो तय कर ले ये लोग आपस में। वीर सावरकर जी को ये लोग कहते हैं माफी वीर, हाँ उधर से उद्धव कहते हैं नहीं वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे। आइडियोलॉजी देखिए कितनी क्लैश करती है लोग की। अखिलेश यादव जी वहां पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बैठे हुए थे, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आए थे तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि देखिए ऐसा है, यहाँ के तो हम बादशाह हैं, किनारे से निकल जाओ, केंद्र में देखी जाएगी क्या होगा। तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में किनारे से निकल गए थे और अखिलेश यादव जी ने उनको घास भी नहीं डाली थी। अब आप समझ लीजिए यूपीए का नाम इनको पसंद नहीं है। कहते हैं कि यूपीए का तो मतलब होता है कांग्रेस सेंट्रिक, तो हम पीपीए रखेंगे। तो आप मुझे ये बता दीजिए इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ सेटल हुआ नहीं हुआ। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बना देते, अरे गोष्ठियों का ही कन्वीनर बना देते, वो तक नहीं हुआ। हाँ भाई हमें मोदी जी के खिलाफ लड़ना है, मोदी जी के खिलाफ लड़ना है। समझ में आता है मोदी जी का बहुत भय और खौफ है, और खासतौर से आप तो बहुत ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि अभी देखा हाल फिलहाल में जब यूएसए में जिस प्रकार से मान सम्मान प्यार प्रेम जो पूरे यूएसए ने, यूएसए की सरकार ने, वहां के राष्ट्रपति ने, इंडियन डायस्पोरा ने लुटाया है मोदी जी के ऊपर। इजिप्ट में उनका जो सबसे बड़ा अवार्ड है जी, वो उनको मिल रहा है। तो पैर तो इनके कपा रहे बुरी तरीके से। उससे पहले एक फ्रॉडिया विजिट की थी राहुल जी ने, मैनेज इवेंट था, फ्लॉप से, और उसके बाद मोदी जी जाते हैं। अब इनके यहाँ सबसे, एक सेकंड बस, इनके यहाँ सबसे बड़े सीट स्कोरर कौन है? जी कांग्रेस पार्टी। इनकी 2019 में सीट स्कोरिंग के हिसाब से इनको मात्र जो है 7.8 जो है % इनको सीट्स मिली थी। तो इनके यहाँ जो सबसे बड़े स्कोरर हैं वो कांग्रेस है 7. यानी आपको लगता है अनिला जी आपको लगता है कि इसका मतलब कोई रणनीति बीजेपी को विशेष तैयार करने की जरूरत नहीं है, और आपको लगता है कि विपक्षी एकता परवान चढ़ नहीं पाएगी? है ना रणनीति हमारी, है हमारी रणनीति, सबका साथ सबका विश्वास के साथ जो हम चल रहे हैं, तो वो रणनीति है हमारी जी, और सभी का प्रयास है इसमें। तो सीधी सी बात है, जब हम विकास हो रहा है, विश्वास है, प्रयास है, वहां हम जाति और धर्म तो देख के कर नहीं रहे हैं। ठीक है। एक जवाब संजीव जी से ले लेते हैं, उसका विनोद मिश्रा जी आपके पास आएंगे। संजीव जी, ये अजय माकन ने खुला आरोप लगाया है कि जेल जाने से बचने के लिए ये केजरीवाल विपक्षी एकता को तोड़ रहे हैं। कैसे चलेगा इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जब इतने गंभीर आरोप लगाए जाएंगे?
देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन के लोगों को या पार्टियों के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रही है, जिन्हें दल बदलू कह रही है, जिन्हें अवसरवादिता कह रही है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके उसमें से कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ वो सत्ता में शामिल नहीं रही हो और सत्ता में एक साथ नहीं भागीदारी निभाई हो। आम आदमी पार्टी का तो उस समय जन्म ही नहीं हुआ। तो आपकी जो पार्टी खुद इन दलों का शौकीन है, वो आज कह रही है कि वो सबसे ज्यादा उसे सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी वो फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है वो अभी ये है कि किस तरह से आपकी और कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की निभेगी, ये बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप जेल जाने से बचने के लिए ये विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, संजीव जी की आवाज नहीं आ रही है। विनोद जी, आपसे इस प्रश्न पर चाहेंगे प्रकाश डालना। एक दोहा है कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वाह डोलत रस आपने जाके फाटत अंग। तो वो अपने रस में डोल रहे हैं, उससे उनको तकलीफ हो रही है। केर और बेर का कैसे मेल होगा ये? देखिए निखिल, अभी हम दोनों प्रवक्ता को सुन रहे थे। अनिला जी जो बात उठाया था यूपीए के नाम बदलने का, कि वो एक सही तर्क है। यूपीए का नाम बदल के अगर आज एक इसका मतलब तय हुआ कि इस विपक्षी दलों का जो पटना सम्मेलन है 23 जून को हुआ था, उस जून सम्मेलन में पार्टियों ने एक तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व में एक विपक्षी एकता के कोई भी सूत्र को बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका ये सीधे सीधे मतलब इसलिए भी जाता है कि जिस तरह की बात अनिला जी कह रही थी कि वो जिस तरह पार्टी में अपने अपने डायलॉग, अपने अपने डफड़ी, अपना राग जो वो अलापा जा रहा था, कि उसके हिसाब से ये बात तो तय है कि उसमें अगर आप लीडरशिप की बात करेंगे तो क्या अगर कांग्रेस के तरफ से साफ कहा गया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव होगा, इट मीन्स कि राहुल गांधी पीएम का फेस होंगे। तो ये विपक्ष की एकता जब बनेगी और जो 23 अब ये अगला जो वहाँ पे शिमला में मीटिंग होगी इसके, तो उसमें ये कॉमन मिनिमम फार्मूला भी तैयार होगा इनका और उस एजेंडे के साथ में सारी पार्टियां आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ममता बनर्जी उस शिमला मीटिंग में आ रही हैं? जिस तरह से उन्होंने पंचायत इलेक्शन को लेके एक तरह से कांग्रेस को खबरदार किया था, या अरविंद केजरीवाल का उस समय में ऑर्डिनेंस भी आज के का भी राज्यसभा में उनकी अपनी भी ताकत और उनकी अपनी भी ये आ जाएगी चीज़ें कि उनकी कितनी एक नेशनल सपोर्ट है। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये सारी छोटी छोटी पार्टियां, या उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी हो या और जो सारे रीजनल पार्टी वहां पे गए हुए थे, वो सारी पार्टियां क्या जो डिफरेंसेज को वहां 23 जून को पटना में उठाया था, क्या उनको मीट आउट किया गया है? या क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा सूत्रधार कन्वेनर है जो फिर से इन सारे दलों में कोई एक सूत्र जोड़ सकता है? अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक तरह से विनोद जी एक लाइन में ऑब्सेशन बन के रह गया था। विनोद जी एक लाइन में बात दूसरी कि इस विपक्षी एकता की जब बात आप करते हैं तो उसमें ये सारे चीफ मिनिस्टर जब खुद चल के, जो केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने 8000 किलोमीटर की यात्रा की है और उसके बाद ये अध्यादेश पे के विरोध में उन्होंने अपना एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की है, तो केआरएस के जो टीआरएस के वहां पे तेलंगाना में है उनका भी तो यही है। ममता बनर्जी का भी एक नेशनल एक एम्बिशन है, केजरीवाल का भी हो सकता है कि एक नेशनल एम्बिशन हो, वो भी अभी नए अभी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो इतने सारे राष्ट्रीय पार्टी के आकांक्षी और इतने सारे राष्ट्रीय पार्टी के दावेदार पीएम के फेस के बीच में राहुल गांधी दरअसल यही सवाल है आपसे, यही सवाल है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जी। यही सवाल है जिसमें मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में उत्तर दे। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि समय समाप्त हो गया है, कि क्या ये विपक्षी एकता को लीड करने की कवायद है? कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो केजरीवाल के बीच में जो कवायद है, ये लीडरशिप लेने की कवायद है? और क्या परिणति देखते हैं आप इस विपक्षी एकता की ये जो कोशिशें की जा रही हैं उसकी? विनोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया है, कर दो। अच्छा, विनोद जी डिस्कनेक्ट हो गए शायद। अनिला जी, अगर ये सवाल आपसे रखें कि क्या परिणति देखती है इस विपक्षी एकता की कवायद की? आपने क्या पूछा दोबारा? मैं ये समझना चाहता हूं कि विपक्षी एकता की जो सारी कवायद चल रही है, कहीं ना कहीं लीड लेने की कवायद भी दिखती है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, कि कौन लीडरशिप बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का, कौन खुलकर विरोध ज्यादा कर सकता है, कौन लीडर बनेगा उसका। तो क्या परिणति देखते हैं? और यही वजह है कि तमाम जो लगातार जो सुर और स्वर अलग अलग निकलते हैं, उसकी वजह भी यही है कि अपनी अपनी स्वार्थ की राजनीति जो है वो दिखाई पड़ रही है। क्या परिणति देख रही है इसकी भविष्य में? जी,
देखिए, एक बात तो सिद्ध हो गई है कि ये लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी को अकेले अकेले हम नहीं हरा सकते हैं, या 2-3 का गठबंधन हो जाए तब भी हम नहीं हरा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी मजबूत ताकत है। पर परेशानी इनके साथ ये है कि ये खुद भी इकट्ठे नहीं आ पा रहे हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीर आपको याद होगी कि बीआरएस के मुखिया जो हैं वो पटना में नीतीश कुमार जी का हाथ पकड़कर कह रहे थे कि ये हमारे राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बीआरएस पार्टी फिर क्यों नहीं आई? क्यों इतनी इसको तकलीफ हो गई कांग्रेस पार्टी से कि उसने मना कर दिया कि हम जो है साथ में बिल्कुल नहीं आ सकते अगर कांग्रेस है वहां पर। तो इनकी जो आइडियोलॉजिकली जो ये लोग हैं, तो ये सब कांग्रेस के गर्भ से निकले हुए ज्यादातर राजनीतिक दल हैं। मानसिकता वही है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण को शह देना, तुष्टीकरण करना, ये इनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, आइडियोलॉजी है। जैसे हमारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्यार, इनका है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण को शह देना और तुष्टीकरण। ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसमें कि अब हक की लड़ाई है कि इसमें हम ज्यादा हिस्सा खा जाए कि हम ज्यादा हिस्सा खा जाए। अब जब ये है कि अब हिस्सेदारी की जब इनकी आपस में युद्ध होगा तो आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। ये जेडीयू जो है ट्वीट करती है तस्वीर 23 जून को, उसमें सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जी का दिखा दिया जाता है, बाकी सब पीछे छोटे से हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए किस मानसिकता से ये लोग इकट्ठा। जी बिल्कुल, तो ये भविष्य का गर्भ में है। अभी जो शिमला का इनकी बैठक है वो उसमें जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस बीच में बहुत सारे जो सवाल जवाब है वो रहेंगे। विनोद जी, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी? नहीं, बस मैं एक चीज आपको याद दिला रहा था कि अभी आज जो अधीर रंजन चौधरी वहाँ पे फिर से एक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने बहुत जेन्युइन मांग की है कि गवर्नर के चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि वहाँ के मीडिया पर्सन्स जो हैं जो पंचायत इलेक्शन कवर कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। तो अब ये सवाल जरूर बनता है, शायद इसमें सारे पार्टियों को ये पूछना पड़ेगा कि ये जो लोकतंत्र को बचाने के अभियान को लेके ये सारी पार्टियां वहाँ पे जमा हुए थे और गठबंधन बना रहे थे, तो वो लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में कैसा है जो बम और बारूद के बीच में एक पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, दर्जन भर से लोग वहां मरे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पे पंचायत के चुनाव कराने के लिए पारामिलिट्री फोर्सेस को उतारा गया है। तो जब आप इस तरह के नैरेटिव करते हैं तो उस नैरेटिव करने के साथ साथ फिर वो अपने ही लोग उसके दामन में कोई ना कोई कीचड़ उछालता है, जो अभी टीएमसी के साथ कांग्रेस का हो रहा है, जो वहां के पार्टी कांग्रेस के पार्टी। बिल्कुल, तो यही सारे सवाल दरअसल उठाए भी गए हैं, यही सारे सवाल उठाए भी गए हैं। संजीव जी से यही बात पूछी भी जा रही थी कि आखिर कैसे इतने सारे लोगों को एक तराजू पर लेकर आएंगे, कैसे तौलेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विनोद मिश्रा जी आपका, अनिला सिंह आपका और संजीव कौशिक जी आपका, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा और मिस्र का दौरा किन मायनों में रहा है खास। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे की, जहां कई मायनों में विशेष रहा है। अमेरिका से लेकर मिस्र तक भारत और प्रधानमंत्री मोदी की धूम रही। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। पीएम मोदी के ऐतिहासिक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पलों पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस पहुंचने पर राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया।
व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि ये रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत के पलों के इंतजार में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत से पहले वहां की बालकनी में एक भारतीय मूल की लड़की ने वायलिन वादन किया। व्हाइट हाउस में एक समूह ने बॉलीवुड गीत ओ रे पिया गाना भी गाया। मिस्र की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मैटबोली ने अगवानी की। जब प्रधानमंत्री शनिवार को काहिरा स्थित होटल पहुंचे, तब वहां मिस्र की बेटी ने हिंदी में गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। स्पष्ट हिंदी उच्चारण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप मिस्र की बेटी हैं, ये कोई विश्वास ही नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में उन भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक 4000 भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है। वार मेमोरियल से पहले प्रधानमंत्री ने 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हाकिम का भी दौरा किया। विश्व प्रसिद्ध मस्जिद 11वीं सदी में बनी थी, लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई। 1970 के दशक के अंत में मस्जिद का पुनर्निर्माण भारतीय दाऊदी बोहरा समाज ने करवाया और इसे आधुनिक रूप दिया। वहीं प्रधानमंत्री मिस्र के बौद्धिक वर्ग, प्रवासी भारतीयों के कई समूहों और मिस्र में योग को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षकों के साथ शनिवार को मुलाकात कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दोनों ही देशों के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। मुलाकातों के सिलसिले में अहम मुलाकात रही ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लम से। मुफ्ती ने जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक समावेश की नीतियों की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने डार अल इफ्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की जानकारी भी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मैटबोली के साथ गोलमेज बैठक की। इसके अलावा मिस्र के व्यवसायिक जगत के प्रमुख चेहरों में से एक हसन अल्लाम और मिस्र के प्रख्यात लेखक और राजनीतिक विचारक तारक हैगी से मुलाकात भी अहम रही। दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा कर चुके हैं और भारत मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी कर एक नई शुरुआत कर रहा है। यही वजह है कि मिस्र को G20 सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में निमंत्रण भी दिया गया है। वहीं पीएम ने स्वदेश लौटने से पहले विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी दीदार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आप आपने देखी है खबर कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस से लेकर इजिप्ट तक का परचम लहराया भारत का और मोदी की गूंज रही। लेकिन बावजूद इसके तमाम लोग ऐसे हैं, या ये कहा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाने में अभी भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा पर पलटवार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। दरअसल ये बयान भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। सीतारमण ने कहा कि ओबामा का बयान आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब वो शासन में थे तब 6 मुस्लिम बहुल देशों को अमेरिका ने बमबारी की थी और अमेरिकी बमबारी का 6 मुस्लिम बहुल देशों को सामना करना पड़ा था। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 देशों ने अपने शीर्ष सम्मान से नवाजा है, जिसमें 6 मुस्लिम बहुल देश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की ओर से अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार को लेकर आधारहीन आरोप लगाने के लिए संगठित अभियान चलाया जा रहा है।
आधारहीन आरोपों के लिए संगठित अभियान चलाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्षी दल मोदी के नेतृत्व में भाजपा को चुनावी मैदान में नहीं हरा सकते और इसलिए ये ऐसी रणनीति, ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि उनके नेता विदेश जाते हैं और भारत के पक्ष में बात नहीं करते। CNN को दिए साक्षात्कार में ओबामा ने कथित तौर पर कहा था कि अगर उनकी पीएम मोदी के साथ बातचीत होगी तो वो भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा करेंगे। दरअसल पीएम मोदी को सहिष्णुता का पाठ देने वालों को यह समझना होगा कि दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता शीर्ष पर है, लगातार बढ़ रही है और मुस्लिम देश इससे इतर नहीं है। मुस्लिम देशों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्लिम देशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक 6 मुस्लिम मुल्कों ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा है। मुस्लिम देशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और 6 मुस्लिम मुल्कों ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा है। पीएम मोदी दुनिया भर के मंचों से कहते रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र को जीता है। उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के मुताबिक कार्य करती है। ये बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे और ऐसे में किस तरह से पलटवार किया है निर्मला सीतारमण ने इस एजेंडे पर, उसको भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जब पीएम अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बयान दे रहे थे। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की प्रशंसा करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than leveling some criticism on it. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं। शेखर जी, आपने सुना अभी जिस तरह से अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कहा, उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है और कहीं इस बात पर एनर्जी खर्च करनी चाहिए कि भारत की प्रशंसा की जाए, उसमें जो कुछ अच्छा है उसको लिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि तमाम लोग, या कहा जाए कुछ ऐसा सेक्शन है जो जब भी भारत जब कहीं कोई एक नई उड़ान उड़ता है, एक नई ऊंचाई पर चलता है, या ये कहा जाए कि वो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होते हैं, जब उनकी कहीं कुछ तारीफ होती है तो कुछ लोग उस पर कहीं ना कहीं एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल निखिल जी, उसका एक ही कारण है, ये जो शक्तियां हैं, ये जो विरोध करते हैं, मतलब ये विरोधी शक्तियां जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को शुरू से 2014 से जब ये प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह सारी चीजें करते रहते हैं ये सोच के, क्योंकि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बन रहा है कि 9 साल हो गया है, भारत पे कई उपलब्धियां देखने को मिल रहा है और आगे जाके 2024 में चुनाव है। और जब अमेरिका के विजिट इतना सक्सेस हुआ है और आपने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई, कई संबंध पे हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, दोनों देश मिलकर किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे कैसे बढ़े, दोनों। ये नहीं है कि अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है और इंडिया केवल मांग रहा है, नहीं, दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी को आगे एडवांस करने की जो कोशिश हो रही है, मतलब कई क्षेत्रों में। तो ये सब देखकर उनको कहीं ना कहीं जलन हो रहा है। उस जलन की वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाने से पहले कुछ विदेश नेता, मतलब विपक्ष नेता वहां चले गए, जाके कैंपेन शुरू कर दिए। और बाद में देखिए ये सारे कैंपेन और जिस तरह कुछ हमारी मीडिया में जो चीजें बार बार टिप्पणी होती रहती है, ये सारे देखकर कुछ लोग ओबामा जी को भी मिसलीड करते हैं, नाले कोई मतलब ही नहीं था। देखिए दो बातों को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो बाइडेन भी उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिस पार्टी से ओबामा जी राष्ट्रपति थे जी, फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह उनकी इंटरव्यू की गई और जो बातें उन्होंने बोला, वो तो उसमें कोई तथ्य नहीं था। और ये कहना भाई वहां बहुत अन्याय हो रहा है जिसके वजह से भारत टूट जाए। जी बिल्कुल, हजारों मील दूर बैठकर ये ओपिनियन बनाना, इसका ये भी अर्थ होगा कि जो फीडिंग हुई है वो भी गलत हुई है। नहीं, फीडिंग गलत हुई है, लेकिन ओबामा को भी सोचना चाहिए था ना, ओबामा जी को भी सोचना चाहिए भाई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप भूतपूर्व राष्ट्रपति है, 2 टर्म कर चुके हैं अमेरिका के, यानी 8 साल आप राष्ट्रपति रहे। आपके समय आपने भारत आए थे, आपने भारत में भी देखा है सब कुछ, और बार बार वही बाइडेन सरकार के जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा भाई गणतंत्र पूरा जीवित है भारत में, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। देखिए अगर कोई, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कोई मोटिवेटेड होकर सवाल करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया भाई यहाँ तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भलाई हो रहा है जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर विकास हो रहा है, क्या विकास केवल पर्टिकुलर वर्ग के लिए हो रहा है और बाकी को वंचित किया जा रहा है क्या? ऐसी तो बात नहीं है जो सब सामने। मुझे लगता है देखिए ये समय आ गया है और मुझे लगता है प्रेसिडेंट मतलब ओबामा जी को भी सोचना चाहिए था, जब चीजें अच्छी हो रही है, भारत और अमेरिका एक नया माइलस्टोन क्रॉस करके एक नए और जा रहे हैं, एक नए दौर कर रहे हैं, ऐसे समय में मुझे लगता है वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं तो मानता हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि मान लीजिए कोई भारत आए और कोई बड़े नेता है और हमारे कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री कुछ कह दे, तो इस तरह की बातें तो, लेकिन मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल, आपका यह कहना सही है कि जिम्मेदारी पूर्वक बयान दिया जाना चाहिए था और कहने से पहले, बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए था। फीड कोई कुछ भी करे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शेखर अय्यर साहब। हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही है और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, जो कि कल होने जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को 1 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे। 5 दिनों के लिए विदेश दौरे के बाद पीएम मोदी का आदिवासी इलाकों का ये दौरा होने जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो शहडोल जाएंगे प्रधानमंत्री 1 दिन के लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 लॉन्च करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि सिकल सेल एनीमिया से वहां के आदिवासी तमाम जो है बहुल इलाके हैं वो पीड़ित हैं। सिकल सेल एनीमिया से मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लड़कियां हैं प्रभावित। 22 जिलों में अधिकांश आदिवासी इलाके इस बीमारी से ग्रस्त हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए बीमारी की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस मिशन को लॉन्च। तो सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश में व्यापक पैमाने पर आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड पर 1 वर्ष में एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव है। आयुष्मान कार्ड का वितरण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी समूहों से करेंगे जनसंवाद। पकड़िया गांव में स्थानीय जनता और महिलाओं से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री, तो उनके मन की बात भी जानेंगे। आदिवासी महिलाओं से उनके मन की बात जानेंगे पीएम मोदी। सिकल सेल एनीमिया मिशन का लाभ देश के 17 राज्यों को मिलेगा। इस बीमारी से लाखों बच्चियों को छुटकारा मिल सकेगा।
जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आदिवासी इलाके में पीएम मोदी को लेकर गजब का उत्साह है। पीएम मोदी आदिवासी लोगों के गांव आकर करेंगे उनसे जनसंवाद। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा, और जिस तरह से कल इस सिकल सेल एनीमिया पर एक व्यापक प्रहार करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, मिशन चलाया जाएगा। कम से कम 22 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल, कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, जहां पर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित और खासतौर पर लड़कियां इससे बुरी तरह से प्रभावित है, तो उनके जीवन में एक बदलाव आ सकेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।